आदाब नाजरीन, नवा न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान वसीम संजर। आज हम आए हैं एक बहुत ही ख़ास शख्सियत से मुलाकात करने के लिए। ये शख्सियत कई मानों में अहमियत रखती है और इनका जो जज्बा है तालीम के लिए वो वाक़ई काबिल तारीफ़ है। अज़ीमुद्दीन साहब पेशे से सोफ़ा कारपेंटर है, मेहनत करते हैं दिन रात। इसके साथ ही समाजी कामों में भी मसरूफ़ रहते हैं। उसके साथ ही जहाँ दीन का काम होता है, जो खिदमत वो कर सकते हैं, उसके लिए भी वो हमेशा पेश-पेश रहते हैं। तो आइए आज की इस ख़ास मुलाकात में हम आपकी मुलाकात कराते हैं अज़ीम साहब से। अज़ीम साहब, हमारे चैनल में आपका इस्तकबाल है। खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। अज़ीम साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप चीता कैंप में कब से रह रहे हैं और आपकी तालीम क्या है और पेशे से आप क्या करते हैं, ये बताएं। मैं तो मेरा बचपना तो यहाँ नहीं गुजरा, लेकिन फिर भी लगभग 40 साल से मैं चिता कैंप में हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सोफे का काम करता हूँ। सैयद अजीमुद्दीन नाम है मेरा। और मेरे बच्चे 1988 में मेरे बच्चे पैदा हुए। फिरोज अहमद नाम था, वो माजूर थे। उसके बाद 91 में एक लड़की पैदा हुई, वो भी माजूर थी। तभी से हम लोगों ने थोड़ा सा मतलब फिक्रमंद हो गए कि मतलब माजूर बच्चे हैं, कैसे क्या होगा। लेकिन चूंकि मैं और मेरी वाइफ दोनों थे, तो एक दूसरे को हौसला देते हुए, एक दूसरे को मतलब समझाते हुए कि नहीं ठीक है, जो अल्लाह करता है अच्छा करता है और अल्लाह से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। उसने जो दिया है हम उसे खुशी खुशी लेंगे। और फिर अपने एक जिंदगी की राह हम लोगों ने शुरू की। साथ साथ मैं सोशल वर्किंग का भी काम करता रहा, दीन की खिदमत करता रहा। मस्जिद हो, मदरसा हो, जो भी जैसे भी हो, लोग मिलते रहे, जिंदगी इसी तरह गुजरती रही। जब आपका जो लड़का हुआ, तो जब आपको पता चला कि वो जो है मतलब स्पेशल एबल्ड है, तो वो चीज़ उस वक़्त आप मतलब किस तरह के एहसास जज़्बात थे? क्योंकि वो आपका पहला बच्चा था। और क्या डॉक्टरों ने कहा था कि किस तरह का अंदाज़ा था कि क्या होता है, कुछ कोई 10% होता है, कोई 20%, तो इनके साथ क्या मामला था, ये बताएँ? अभी जब बच्चा 1988 में 5 दिसंबर को इसी चिता कैंप हॉस्पिटल में, जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, वहाँ पे पैदा हुआ, तो नर्स ने बताया कि भाई आपका बच्चा ऐसा है। वाइफ को बहुत सदमा हुआ, रोने लगी। बहरहाल अभी मुझे भी सदमा हुआ, लेकिन मैं वाइफ के सामने कैसे रोता हूँ। तो वहाँ से डॉक्टरों ने सलाह दिया कि ऐसा बच्चा है तो हम आपको ट्रांसफर करते हैं कैंप हॉस्पिटल में। कैंप हॉस्पिटल में ये कहाँ पे पैदा हुए थे? ये चिता कैंप जो डिलीवरी का हॉस्पिटल है। 1988 में चीता कैंप के मैटरनिटी हॉस्पिटल में आपके जो पहले जो बेटे थे फिरोज जी, तो उनका जन्म यहाँ पे हुआ जी। था। अच्छा, ठीक है। तो फिर कैंप हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिए, रेफर कर दिए। वहाँ पे उनका इलाज हुआ कुछ। उसके बाद में फिर जो वाडिया हॉस्पिटल है, वहाँ से भी उन लोगों ने कहा कुछ इनका जो पैर माजूर थे उनके बारे में बोले वाडिया में जाओ, वहाँ आपको कुछ सहूलत मिलेगी, इनके लिए कुछ इलाज होगा। तो वहाँ पैर जो टेढ़े थे थोड़ा पैर उनके, तो वहाँ ऑपरेशन हुआ वाडिया। यानी जब बर्थ हुई थी, जैसे बच्चे पैदा हुआ, विलादत हुई, जैसे आपने गोद में लिया, तो उसी वक्त आपको पता चल गया था कि उनके पैर जो थे हाँ माजूर थे। पूरा बदन लूज था, लेकिन पैर से तुरंत पता चला कि पैर जो है दोनों पैर ऐसे बैंड थे, पंजे। तो फिर वाडिया में गए, वहाँ उनका इलाज हुआ, ऑपरेशन भी हुआ। कामयाब इतना नहीं हुआ, मतलब सीधा ना पैर लूज ही रह गया। तो कैंप हॉस्पिटल में बहुत सारा उनका जांच हुआ, काफी बड़े बड़े डॉक्टर आए। PRL एक डिपार्टमेंट है, वहाँ उनका रिसर्च हुआ बहुत। तो डॉक्टरों ने कहा कि ये मुझे तो नहीं पता है कि क्यों ऐसा हुआ। उन्होंने पूछा कि आपका शादी रिलेशन में हुआ या किसी को पहला ऐसा हुआ था। तो ऐसा उन्होंने, ऐसा कुछ रिलेशन में था नहीं। हमने कहा ऐसा कोई दूर की रिश्तेदारी है, ऐसी कोई बात नहीं। डॉक्टर ने कहा कि हमने भी हजारों में कहीं एक ऐसा देखने को मिलता है, हजारों से भी ज्यादा। अच्छा, तो ये इलाज कब तक चला? मतलब ये जब
पैदा हो गए, फिर उसके बाद आप कितने वक्त तक वो हॉस्पिटल जाते रहे और इलाज के लिए मेहनत करते रहे? वो इलाज कम से कम 5 साल तक वहीं से चला, कैम हॉस्पिटल और वाडिया हॉस्पिटल। यानी आप घर से रोजाना लेके जाते, जब बुलाते जी, जब बुलाते इलाज जी जी। तो ये तो सिलसिला 5 साल तक चलता रहा जी। लेकिन आपने बताया कि 91 में जी 91 में फिर एक आपको अल्लाह ने खुशी दी जी, एक उस वक्त बेटी की विलादत जी। तो उस वक्त फिर मतलब क्या मामला रहा, उनकी कहाँ विलादत हुई थी, तो पैदा हुए जो बेटी पैदा हुई तो वो एक्चुअली नाम तो यही डाला था जो अभी मैंने बताया, जो चीता कैम्प में है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पे नाम डाला था। लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि वो वक्त तो ऐसा मिला नहीं और घर में ही पैदा हो गई। तो घर में पैदा हुई तो जाके मैं वहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया तो उन लोगों ने एक्सेप्ट किया, पूरा नोट किया। लेकिन फिर सदमा ये हो गया कि बच्ची भी वैसे ही मासूम थी। अच्छा, उसी तरह का मतलब ये जब पैदा हुई बेटी घर ही में जी, तो घर में कैसा पता चला? घर में अब वाइफ ने कहा कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हॉस्पिटल जाना चाहिए, तो मैं गया टैक्सी बुलाने के लिए। टैक्सी बुला के लाऊं इतने में हमारी एक मवानी थी, वहाँ रहती थी, तो उनको बोले कि बुला दो और आप टैक्सी लेके आओ। मैं गया टैक्सी लेने और वो घर पे आ गई। मैं टैक्सी लेके आया कि घर बच्ची पैदा हुई। यानी उस जमाने में तो मुझे लगता है कि ज्यादा मामला था कि जो घर में जो लोगों को देखती थी, जो बड़ी बुजुर्ग खवातीन होती थी, वो ये सब उनको जानकारी होती थी और बाज़ औक़ात ऐसे मामले होते थे कि बच्चियों को जो है या मतलब जो डिलीवरी का काम कभी-कभी घर में हो जाता था। वो तो ये उन्हीं के केस में से एक केस था कि वो जो बच्ची थी वो घर में पैदा हुई। तो उसके बाद में ये आप कहाँ दवाखाना लेके गए, कहाँ लेके गए? दवाखाना लेके गए। अच्छा, कहाँ, कौन सा? यही इसी में। अच्छा, यहाँ पे मैं तो उन्होंने पूरा रजिस्ट्रेशन किया और उसके बाद घर भेज दिया। ओके। अब सवाल ये था कि पहले बच्चा पैदा हुआ माजूर, वो 3 साल का हो चुका था, 2.5 साल का, फिर ये बच्ची पैदा हुई वैसे ही, तो वाइफ को बहुत सदमा हुआ। यानी एक तो पहले था ही, एक वाइफ को बहुत ज्यादा सदमा हुआ, वो रोने लगी। इतना ज्यादा रोई कि उनको तबीयत ऐसा खराब हो जाएगी ऐसा लगा। तो जो मेरी मुआनी थी जिनको मैं बुलाया था, उनकी फूफी लगती थी, तो उन्होंने भी समझाया और सब हमारे रिश्तेदार जो उस वक्त थे यहाँ, सभी लोग गए, सभी लोगों ने समझाया कि अल्लाह की मर्जी है और इसमें आप परेशान ना हो, जो होगा देखा जाएगा। ये जो जब आप वहाँ पे लेके गए शाहजीनगर म्यूनिसिपल मैटरनिटी होम, वहाँ लेके गए तो वहाँ पे जब डॉक्टरों ने बच्ची को देखा, बच्ची की जांच की, तो उसके बाद ये बताया कि ये बच्ची भी जो है पूरी तरह से सही नहीं है या माजूर है, वहाँ पे पता चला। तो फिर उसके बाद में उनके बारे में कैसा पता, वो कितना परसेंटेज है बोले, या उनको लेकर आप कहाँ कौन कौन से हॉस्पिटल पे जाने लगे? तो एक्चुअली क्या है, तो पैदा हुई घर में तभी हम लोग को पता चल गया कि पैर भी उसके भी ऐसे ही टेढ़े थे, बैंड थे, तो पता चल गया ये भी माजूर है। लेकिन हम लोगों ने हार नहीं माना, थोड़ा 1 साल और 2 साल गुजरा, ऐसे ही होता रहा। जब लड़का 6 साल का हुआ और लड़की 3 साल की हो गई, 3.5 साल की, तो लोगों ने राय दिया कि इनको हाजी अली हॉस्पिटल है, वहाँ लेके जाओ जो माजूर लोगों का है। तो वहाँ हम लोगों ने लेके गए, तो वहाँ के डॉक्टरों ने कोऑपरेट किया और उनको देखा और बाकायदा एक सर्टिफिकेट बना के दिया उनको दोनों को। आज भी सर्टिफिकेट रखा है, दोनों को सर्टिफिकेट बना के दिया और उन्होंने कहा फिजिकली 100% ये माजूर है, मतलब 100% पूरी मुकम्मल तौर पर वो बच्चे। हाँ। ऐसा बहुत कम केसेस होते हैं या मतलब बहुत हजारों में? जी, तो उन्होंने कहा कि चलने फिरने में या ये खुद से कुछ करें, खुद से खा लें या खुद से बाथरूम वगैरह चले जाएं, इसमें 100% ये वो है, लेकिन इनका दिमाग सही है। अच्छा, मतलब अल्लाह ताला ने इनको जो रखा, लेकिन उनका जो दिमाग जो था बिल्कुल 100% सही था, लेकिन वो जिस्मानी तौर पर पूरी तरह जो है माजूर थे। अब उनका जो उनको खाना खिलाना, उनको पेशाब पैखाना करवाना या उनको नहलाना या जो भी करना वाइफ करती थी, या वो नहीं है तो कोई रिश्तेदार या मेरी साली लोग रहती थी वो करते, मैं मौके पे हूँ तो मैं करता था, लेकिन वो खुद से कुछ नहीं कर सकते थे। मतलब यानी पूरी तरह से जो माँ
जो माँ होती है जी यानी मतलब जो बच्चे आमतौर पर जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनको ही माँ बाप जो संभालते हैं तो बड़े थक जाते हैं जी उनको मतलब नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना उनको जो परवरिश होती है जब तक वो बड़े नहीं हो जाते बोलने के काबिल नहीं हो जाते उस वक्त तक। और ऐसी सूरत में जो दो बच्चे दोनों की ऐसी कंडीशन थी जो कुछ भी नहीं कर सकते खुद से, जी सिर्फ दिमाग दिमाग उनका 100% रहता था। जी ऐसे में वो कितना मुश्किल होता था घर के अंदर आपकी जो वाइफ थी उनको किस तरह से मतलब पूरा खाना भी बनाना है कपड़े धोना है जी या दूसरे घर के कामकाज देखना है और ऐसे में बच्चों की सही तरह से परवरिश करना कितना बड़ा चैलेंज होता मैं वसीम साहब आपको बताऊं कि दो बच्चे माजूर, अब दोनों का घर में संभालना वाइफ के लिए तो एक चैलेंज, कैसे दोनों बच्चों को संभालें, दोनों बच्चों को नहलाना धुलाना उनका कपड़ा धुलना पूरे घर की सफाई करना खाना बनाना काफी मुश्किल, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। वो बोले कि हम सब मिलकर इन बच्चों को पालेंगे और इनकी खिदमत करेंगे दिलो जान से, और जब उनके पढ़ाई का वक्त आया तो उन्होंने कहा कि इनको पढ़ाएंगे जहां तक ये पढ़ेंगे। है। मतलब जो अच्छा आपकी वाइफ ने कितनी पढ़ाई की है कहाँ तक पढ़ी? वाइफ ने भी प्राइमरी पढ़ा है, मतलब प्राइमरी मीन्स 5 तक मतलब 5वीं जमात तक उन्होंने जी पढ़ाई उर्दू मीडियम से जी। और उसके बाद में भी उनके अंदर ये जज्बा के बच्चों चाहे बच्चों को तो जो दिया वो अल्लाह की मर्जी थी लेकिन उनकी जो है परवरिश में कोई कमी नहीं रहे। कल वो तालीम के लिए ये ना हो कि उसकी वजह से उनको कोई दिक्कत हो तो तालीम के लिए उतना उनके अंदर संजीदगी। अच्छा लेकिन फिर वो तो एडमिशन भी कराने का मसला था तो फिर एडमिशन कराने के लिए किस तो मैं आपको बताऊं अब मामला ये हो कि अब पढ़ाया जाए तो हमारे साली लोग रहते थे बगल में, महफूज की अम्मी, अल्ताफ उसकी अम्मी, बीबी जैनब उसकी अम्मी, तो इन लोगों ने कहा कि नहीं आप लोग हार मत मानो, हम लोग साथ देंगे। रिश्तेदार भी जो थे पूरी तरह से मजबूती के साथ सब वो बोले जिस तरह होगा तन मन धन से हम आपका साथ देंगे, लेकिन बच्चों को ना मायूस करना है और ना आप लोग भी मायूस मत हो। और तो ये हुआ कि कुछ बच्चे स्कूल जाते थे हमारे दरवाजे के सामने से। अच्छा उसी हमारे बच्चों के दोस्त लोग मतलब मिलने घर में आके खेलते थे। हाँ। तो वो स्कूल जाने लगे तो मेरा बेटा देखा तो बोला कि अब्बू मैं भी स्कूल जाऊँ, तो अम्मी से बोला। तो कितने साल का था वो तब वो करीब 6 साल का। अच्छा तो बोला हम भी स्कूल जाएंगे, तो मैं मना किया। अच्छा ओके। मैं वाइफ को मना किया कि नहीं स्कूल मत लेके जाओ, कैसे पढ़ेंगे मतलब वो जो जिस तरह से लेट के चलना मतलब वो जगह से मुझे लगता है चल भी नहीं मूव भी नहीं करते जी है ना जी। तो ये हुआ कि ये कैसे पढ़ेंगे, तो मैं मना, मेरा दिल नहीं था कि पढ़ाऊं, लेकिन वाइफ ने कहा नहीं बाबू कह रहा है तो स्कूल हम लेके जाएंगे। तो बाबू उसको प्यार से कहते थे? उसको प्यार से बाबू कहते थे और बच्ची थी उसको फरहाद कहते थे। तो उस वक्त सबसे पहले बाबू को डाला गया स्कूल में। वहाँ एक स्कूल था महाराष्ट्र स्कूल हारून संजर साहब का। जी हाँ पता। तो महाराष्ट्र स्कूल में जब हम लेके गए तो हारून संजर की जो वाइफ थी वो उस वक्त हेड थी वहाँ पे। तो उनसे जब बातचीत किया गया और उन्होंने देखा बच्चों को तो बहुत देर सोचने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं आप अपने बच्चों को हमारे यहाँ लाइए। अच्छा जी मतलब उन्होंने मना नहीं किया? नहीं काफी स्कूल वाले मना कर देते हैं कि वैसे बच्चों को कैसे संभालें क्योंकि उनके लिए अलग से एक स्कूल होता है। और यहाँ पे जो केस था वो तो बहुत डिफरेंट था तो इसलिए क्योंकि मैंने तो कभी कभी हम देखते हैं कि जो बच्चे थोड़े से माजूर होते हैं उनके लिए अलग से इंतजाम किया जाता है। ऐसी सूरत में एडमिशन मतलब मिल गया उस स्कूल में मिला एडमिशन। स्कूल में एडमिशन मिला और फिरोज को तो जो टीचर्स थे उन्होंने भी कोऑपरेट किया। टीचर्स ने कोऑपरेट जी टीचरों ने भी हिम्मत दिया और जो हारून संजर साहब की वाइफ थी उन्होंने हिम्मत दिया और जो हमारे रिश्तेदार के बच्चे जाते थे साथ में उन्होंने भी साथ दिया। सब छोटे छोटे थे तो दुश्वारी तो बहुत थी कि पहली बार जब स्कूल लेके गए तो कैसा लेके गए पहली गोद में
कौन लेके गया? वाइफ और हम दोनों थे। अच्छा, आप दोनों गए। तो अभी सिर्फ फिरोज को लेके गए। तो फिरोज को लेके गए तो हम लोगों ने बिठा दिया। अब बिठा के तो आने का दिल नहीं कह रहा है। हाँ। कि अभी उनको पेशाब लग जाए या कुछ बाथरूम की शिकायत हो जाए कुछ। तो बहरहाल टीचर बोले नहीं आप जाइए, हम संभालेंगे। अच्छा। हाँ, तो हम लोग आने लगे तो फिरोज के आंख में रोने लगे। वो जोर से कभी नहीं रोते थे। अच्छा। ऐसा रोते थे वो आंसू गिरने लगता था। जब तक कभी भी जब रोए तो कभी जोर से नहीं रोए, मतलब आंख से आंसू निकलने शुरू आंसू निकलने लगा तो फिर मैं बोला कि लेके चलो। हाँ। बाबू को लेके चलो। तो उन्होंने कहा नहीं। अब दिल तो उनका भी ये था कि रोने लगा बच्चा, माँ है। हाँ माँ है। लेकिन फिर हम लोग किसी तरह अपने दिल पे पत्थर रख के घर आ गए। अच्छा। ये पहले दिन का हो गया। फिर उसके बाद में रिसर्च में गई मम्मी, फिर कुछ खिला के आई उनको। अच्छा। फिर उसके बाद में जब छुट्टी का वक्त आया तो फिर गई लेके आई। तो ये हुआ कि एक हफ्ता तक कुछ थोड़ा ऐसा लगा रोज। लेकिन ये आपकी बीवी जो थे डेली जी रोजाना बच्चे को गोद में लेके जाते, स्कूल में छोड़ते, वहाँ बच्चा पढ़ता, रिसर्च में जाते, देखते, फिर आते, फिर वापस से जाते, फिर जाकर लेकर यानी इस तरह से 3 बार आना जाना। और दरमियान में अगर उनको बाथरूम आ गया हाँ। तो मैसेज आता था कि आप आइए बाथरूम आइए। तो उस वक्त ये किस साल की बात कर रहे हैं आप? ये लगभग 1995 की बात है। तो उस वक्त कैसे मैसेज का क्या? 94-95 की बात। तो अब उस मैसेज आया कि आइए बाथरूम आया। तो हमारे घर में वो था फोन उस वक्त जो MTNL का। अच्छा। तो फोन आता था तो आप आ जाओ बाथरूम आया। तब मैं या वाइफ कोई भी जाते तो उनको बाथरूम करा के फिर वापस बिठा के चले आते। तो यानी 100% आप लोग ये था कि कुछ भी हो जाए बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो। तो ये तो पढ़ाई के लिए एडमिशन हो गया, मतलब यहाँ पे आप लोगों ने मेहनत शुरू की जी। टीचर्स थे वो कोऑपरेट कर रहे थे जी। तो एग्जाम की तैयारी उसका जी। फिर एग्जाम की जब एग्जाम आता था पहली बार जब टेस्ट एग्जाम आया, फर्स्ट टेस्ट आया तो उन लोगों का दिमाग माशाल्लाह मैं फिर बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा था। तो जब फर्स्ट एग्जाम आया टेस्ट का तो इतना बेहतरीन उन्होंने लिखा कि मुझे लगता है कि 95% के हिसाब से आया। हाँ, लेकिन हाँ। वो एक चीज ये भी थी कि वो सिर्फ लिख सकते थे, उसके अलावा ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते थे। जो हाथ से वो हाँ। सिर्फ लिख सकते थे और जहन से, मतलब माशाल्लाह। तो मतलब पहली बार ही जब देखे रिजल्ट 95% तक का रिजल्ट है। तो मैं आपको बता दूं कि वो पेन ऐसा पकड़ते थे जैसे ये पेन है हाँ। तो इसको इस तरफ ऐसे डालते थे हाँ। फिर ये लेफ्ट से लिखते थे बायां से हाँ। तो लेटे रहते थे तो यहाँ हाँ। से टेका लेते थे हाँ। ऐसे हाँ। फिर ऐसे लिखते थे, जब कंधा भी चलता था हाँ ऐसे लिखते। ये तो मतलब तभी से, मतलब जब फर्स्ट पहली जमात में जूनियर केजी में सबसे वो जो मतलब इस तरह से अल्लाह ने मतलब ऐसा निजाम बनाया कि अगर यहाँ से टेका नहीं लेंगे तो माजूर है, हाथ नहीं लिख सकते। अच्छा मतलब ये शोल्डर और हाथ यानी दोनों चीज के सपोर्ट से वो लिखते थे जी। तो ये तो फिर उसकी बात हुई कि अभी एडमिशन हुआ, वो पढ़ाई करने लगे जी। फिर फरहत का फिर आ गया मामला। अच्छा स्कूल में फिरोज जा रहे हैं जी, फरहत भी घर पे हैं हाँ। उनको भी लेना मतलब घर में उनको भी देखभाल करना जी। फिर उसके बाद स्कूल में उनका फिर कहाँ पे एडमिशन गया? तो फिर ये लोग पढ़ते रहे महाराष्ट्र में। फिर थोड़े दिन के बाद फिर हम लोगों ने आइडियल में उनको डाला। फरहत को डायरेक्ट आइडियल में गई? हाँ, फरहत को बाबा कौम में डाला और फिरोज को आइडियल में डाला। तो वहाँ भी प्रिंसिपल उस वक्त अमजद साहब थे, तो उन्होंने कोऑपरेट किया। वहाँ के जितने टीचर्स थे वो हमेशा बहुत मदद करते थे बच्चों का। हाँ, जितने लेडीज जेंट्स जितने टीचर थे। अब बात यहाँ वसीम साहब की दोनों को स्कूल ले जाना। अच्छा। एक को सुबह और एक को दोपहर का। तो अब सुबह फरहत को लेके गए हाँ। फिर फरहत को गए रिसर्च कराने, फिर फरहत को गए लेने जब हाँ। तब फिरोज को लेके गए हाँ। दोपहर में
तो फिर ये कैसे मैनेजमेंट किस तरह से देखते थे, मतलब तो कैसे आना जाना होता था, कैसे लेकर आते थे? तब वही बताया ना कि जो मेरी साली थी, तो साली लोग मदद करते थे। कभी वो बोलते थे कि बाजी आप मत जाओ, हम चले जाते हैं, ले आते हैं। कभी महफूज मदद करता था, वो कहता था कि खाला मैं लेके चला जाता हूँ बाबू को। वो महफूज भी छोटा था लेकिन फिर भी देखभाल करता था। तो मेरी जो साली लोग थी वो काफी मदद करती थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी करती हैं, लेकिन उनका सपोर्ट जो है हमेशा रहा। इसलिए मेरी वाइफ को थोड़ा सा आराम मिल जाता था। आप फिर बाद में जब बड़े होने लगे जी, तो जैसे बड़े होने लगे वो, तो अभी पहली में गए, दूसरी में, तीसरी में, तो खुद ही पढ़ लेते थे, सेल्फ स्टडी कर लेते थे। हाँ, वो पढ़ लेते थे, पर जब हम लेके जाते थे तो बैग से किताबें रख के निकाल के टेबल पे रख के आते थे कि कौन सा पीरियड का। अच्छा, यानी स्कूल में आपने बच्चे को बिठाए जी, उसके बाद में बैग ओपन किए, बैग में से सारी मतलब सारी किताबें और टेबल पे रख के, कॉपी है जी सब बाहर टेबल पे निकाल के रख देते। फिर पहले कौन सा पढ़ाएंगे, फिर बाद में ऐसा सीरियल से रखते थे ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो। अच्छा, तो वहाँ पे फिर भी कुछ इधर उधर होता तो महफूज जो था वो उनको महफूज भी आइडियल में जाते थे, उसी साथ में ही पढ़ते थे। किसके? एक ही क्लास, फिरोज के। अच्छा, फिरोज और महफूज एक ही क्लास में? जी। और फरहत दूसरे, वो लेडीज में थी, मतलब उनका सुबह का था, 2 क्लास कुछ पीछे थे। जी, 2 साल पीछे। 2 साल पीछे थे। तो उसके बाद में यहाँ पे ये भी बता दें कि हम लोग जब बच्चे बड़े हुए जी, फिर वहाँ पे जो है ट्यूशन का सिलसिला जब शुरू हुआ जी, तो ट्यूशन के लिए कैसा रहता था इंतजाम? मतलब ट्यूशन के लिए तो मैं आपको बताऊं कि मेरी कैफियत तो इतनी नहीं थी कि मैं ट्यूशन को बुलाऊं और फिर उनको फीस दूं, पढ़ाई का मैं जो है उनको जो होता है वो दूं, क्योंकि अभी टीचर्स आएंगे तो फरहाद को पढ़ाएंगे, फिरोज को पढ़ाएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट है, बहुत सारे हैं, तो उनके लिए अलग अलग टीचर चाहिए। तो उसमें ये है कि जो है जब शुरू में ये हुआ कि भाई अब इनको ट्यूशन पढ़ाना जरूरी है, तो उसमें सबसे पहले तो आसिम जलाल साहब को आप जानते हैं, उन्होंने बहुत मदद की। वो हमारे घर पे आते थे ट्यूशन पढ़ाने, वो फिरोज को भी पढ़ाते थे और फरहाद को भी पढ़ाते थे, और शायद वो खुद भी पढ़ने जाते थे, तो उन्होंने बहुत मदद किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो जब उनको छोड़ने का वक्त आया तो फिर उन्होंने एक फातिमा टीचर करके थी, उनको बोला कि आप पढ़ाओ, हम कहीं मसरूफ हो गए, तो कुछ दिन तक उन्होंने संभाला। कौन से, ये कब की बात रहेगी? ये समझो सन 1997-98। तो फातिमा टीचर? हाँ, 99। अच्छा, हाँ, 2000 तक। अच्छा, वो बराबर से जी आते थे पढ़ाने? जी, हाँ। तो चूंकि अब बाद में ये हुआ कि उनको भी मतलब अब कितना कब तक पढ़ाएंगे वो, तो उसके बाद में और ट्यूशन तो लगातार चाहिए। फिर उसके बाद में मुलाकात हुई हमारी शेख अहमद साहब हैं, तो उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, और तब उनकी शादी भी नहीं हुई थी, तो उन्होंने कोऑपरेट किया। फिर उसके बाद में मुझे लगता है कि आपको उन्होंने शायद बात किया आपसे, तो आप आते थे इंग्लिश पढ़ाने के लिए, तो आपने भी माशाल्लाह बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। हम लोग देखे बच्चों को ना, यहाँ पे हम लोग बताना चाहेंगे कि जैसे देखिए ये अजीम भाई की जो मेहनत है ना, जैसे उन्होंने हिम्मत की है बच्चों को पढ़ाने के लिए, आगे और भी बात हम बताएंगे, लेकिन जो हिम्मत की है, तो कैसा है, तो हिम्मत करने के बाद में देखिए अल्लाह ताला किस तरह से रास्ते बनाता है, ये चीज समझ में आ रही है। वो जब उन्होंने कदम बढ़ाए, जैसे जिस तरह से उनकी जर्नी शुरू हुई, तो अब आहिस्ता आहिस्ता ऐसा समझ में आ रहा है कि देखिए कितने लोग थे, जो टीचर्स थे, जितने लोग थे, रिश्तेदार थे, सारे लोग बहुत मेहनत करते थे उन बच्चों के साथ। मतलब इनकी मेहनत और इनकी जो बीवी है उनकी मेहनत का तो हम लोग वो ही जानते हैं कि वो कैसे करते थे, लेकिन जिससे जो मतलब हो सका उन लोगों ने जितना कर सकते थे किए। तो इस तरह से आगे कैसा मतलब फिर एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स? तो मेरा दिल तो वहीं से बढ़ा कि जब आप लोगों ने मतलब सहारा दिया, शेखू साहब ने सहारा दिया कि कभी किसी ने फीस नहीं बोला कि हमको इतना चाहिए, हमने दिया तो ले लिए,
नहीं दिया तो भी कुछ बोले नहीं। इसी तरह का चलता रहा। जब 10वीं का एडमिशन हुआ, तो 10वीं का जब एडमिशन हुआ तो उस वक्त बहुत जरूरी हो गया ट्यूशन, क्योंकि फिर शेख अहमद भी मसरूफ हो गए, आप भी कुछ मसरूफ हो गए। तो ये हुआ कि अब 10वीं में तो बहुत जरूरी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम हो गया यहाँ पर, पहले उर्दू मीडियम से था। तो 11वीं की बात, हाँ 11वीं की बात है, जब 10वीं के बाद, हाँ 10वीं के बाद इंग्लिश मीडियम हो। तो 10वीं में जब हो गए तो मैंने बाहर से किसी को नहीं बुलाया ट्यूशन के लिए। फिर मैंने रिक्वेस्ट किया शेख अहमद से, आप भी थे उसमें बीच में, और जो है हमारा महफूज था, हाँ, और कुछ उसके दोस्त लोग थे। तो ऐसे करके उन लोगों ने मतलब एक दूसरे के हेल्प करके, और 10वीं का जब प्रीलियम का एग्जाम हुआ तो उसमें काफी लोगों को सहारा रहा कि नहीं अच्छा ही रहेगा, जो भी अच्छा रहेगा। उसमें मुझे लगता है डिस्टिंक्शन मार्क्स लेकर आया, हाँ 76। हाँ, तो हाँ लगभग ऐसा ही था, याद नहीं है। लेकिन जब फाइनल एग्जाम हुआ, तो सेंटर जो लगा स्टार हाई स्कूल में, चितागंज में स्टार हाई स्कूल है, वहां पे सेंटर लगा। तो वहां पे हम लोग गए, जब तक एग्जाम होता जब तक वहां बैठे रहते। अच्छा, चाहे मैं चाहे उनकी मम्मी, तो बैठे रहते। अब उसके बाद में जब एग्जाम होगा, जब रिजल्ट आना हुआ, तो जो फिरोज मेरा बाबू था, जिस दिन रिजल्ट आना हुआ उस दिन उसको ना खाना अच्छा लगे न चाय अच्छा लगे, कुछ नहीं, वो बोले कि बस रिजल्ट आ जाए। तो जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले शायद महफूज ने इंफॉर्मेशन दिया कि इतना परसेंट आया, 73 की 70, ऐसे कुछ 73%। तो अच्छा, ये यहाँ पे मैं आपसे पूछना, 73% लेकर आना, और मुझे लगता है उस वक्त तो काफी ज्यादा था। उस वक्त तो 73% भी बहुत बहुत ज्यादा होता है। 2006 में, तो उस वक्त में 73% लाना, तो उसके बाद में घर में उस वक्त पहली बार कैसा एहसास था कि जब मतलब ऐसा नहीं लगा, ऐसा लगा कि चलो इतने साल की जो मेहनत थी वो कहीं ना कहीं रंग ला रही है, क्या कैसा एहसास था? तो जब रिजल्ट का उसका खबर जब मिला हम लोगों को कि ये रिजल्ट आया और इतना परसेंट आया, तो खुशी की तो इंतहा नहीं रही, और आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू। और यह लगा कि हमने जो 15 साल मेहनत किया, अल्लाह ने उसका अजर दिया हमको, और वो हमें मेहनताना मिला। एक चीज यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आमतौर पर पेरेंट्स पढ़ाते हैं अपने बच्चों को जी, और लड़का होता है तो वो मतलब लड़की तो लड़के दोनों भी, लेकिन जहाँ तक लड़का होता है तो माँ बाप की एक ख्वाहिश होती है कि यार बेटा है मेरा, पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, बड़ा हो जाएगा, किस काबिल हो जाएगा जी, तो मेरा सहारा बन जाएगा जी। लेकिन मतलब यहाँ पे एक चीज तो थी, और ऐसा नहीं कि जिस दिन आपने उसको अपने गोद में लिया तो उस दिन आपको पता था कि इस तरह के मामला हैं जी। लेकिन जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी तो उसके बाद ये भी पता चला कि वो बात और ज्यादा उससे सीरियस है जी, कि मतलब गोद में लिए जब तो छोटा था तब तो ये पता नहीं चला जी, क्योंकि वो आप गोद में खिलाते थे, लेकिन जैसे जैसे ग्रोथ होने लगी तो ग्रोथ कितनी हुई थी, ग्रोथ क्या हुई थी, कैसे रहते थे, ये भी आपको पता है। तो उसके बाद में भी कभी दिल में ये ख्याल नहीं है कि नहीं यार चलो तो पढ़ाई रोक देते हैं, ऐसा कभी ये एहसास नहीं, आप पढ़ाते रहे? कुछ नहीं, उस वक्त तो हमने तो ये सोचा कि वो लेटे लेटे ही चलते थे, पैर हाथ की मदद से, और खड़े होते थे, कभी ऐसा कुछ पकड़ के खड़े हो गए तो खड़े हो गए, नहीं तो लेटे। तो अगर वो पढ़ रहे थे तो कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मतलब हम स्कूल ना जाएं, माजूर होने के बावजूद उनके दिल में ये नहीं ख्याल आया, ना बच्चे के ना बच्ची के, कि हम स्कूल आज नहीं जाएंगे। नहीं, बच्चों का तो ठीक है, लेकिन जैसे मैं बोला एक एक्सपेक्टेशंस होती है ना मेरी, जैसे अभी हम किसी को पढ़ाते हैं तो ये कल जाके काम करेगा जी, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ऐसी थी, लेकिन आप लगे रहे कि नहीं पढ़ाना है। तो मैं बता रहा हूँ कि हम लोगों को तो ये था कि हमारा बच्चा या बच्ची जितना ये लोग पढ़ेंगे, जहां तक पढ़ेंगे,
हम इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। यानी उनके अंदर भी वो जज्बा आप देखते थे कि वो कभी छुट्टी नहीं करते कभी थे, छुट्टी नहीं करते थे, होमवर्क देता तो वो बराबर करते। और आपको बताऊं कि ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश हो, मैं बताता हूँ बारिश के मौसम में कभी कभी एक बार तो वाइफ का पैर गटर में चला गया, पानी लबरेज था, पूरा जनता होटल से लेके पूरा पानी भरा हुआ था और वो गिर गई, लेकिन बच्चे को हाथ से नहीं छोड़ा। ये कब मतलब बहुत मतलब वो वही 7वीं 8वीं में था। हाँ, क्योंकि बच्चा ऐसा था, गोद में लेके जाना था और उनका कद भी मेरे हिसाब से 34 इंच तक था। ये टोटल किसका? फिरोज का। हाँ। फरहत का कितना? फरहत का भी उतना ही। अच्छा, दोनों का सेम। हाँ। 34 इंच तक। तो 34 इंच मतलब कितना हो गया अगर आप बताएं? 2.5 फुट। अच्छा, 2.5 फुट से थोड़ा 3 फुट। हाँ, तो उनको गोद में लेके जाना था। कभी कभी हम परेशान हो जाते, अब वजन तो बढ़ रहा है ना, वजन बढ़, कद नहीं बढ़ रहा था लेकिन थोड़ा वजन बढ़ रहा था, तो यहाँ से लेके आइडियल तक जाना पैदल बहुत मुश्किल होता था, तो परेशान हो जाती थी वाइफ भी, मैं भी, जो भी लेके जाता, मेरी साली लेके जाती थी, तो बहुत परेशान हो जाते थे। कोई बैग लेता था, कोई गोद में लेता था, बहरहाल तकलीफ बहुत ज्यादा थी। फिर भी हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारा, ये हुआ कि हम पढ़ाएंगे, चाहे जैसे पढ़ाएंगे। ये भी नहीं कहा कि मतलब किसी से सहारा लेके पढ़ाएंगे, जैसे आप आज हमारे पास कुछ नहीं है तो हम बच्चे को कैसे पढ़ाएं, लेकिन हमारे पास रहे या ना रहे हम हर हालत में पढ़ाएंगे। फिर फरहत की 10वीं आई। अच्छा, फिरोज को 11वीं में कहाँ एडमिशन कराया? फिरोज जब 10वीं का एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया, सब खुशी के मारे फूले नहीं समाये। अब फिरोज खुद अपनी जुबान से कहने लगा कि अब्बू मुझे चीता कैंप से बाहर एडमिशन कराओ। अच्छा। वो बोला मुझे चीता कैंप से बाहर एडमिशन कराओ, मैं बाहर पढ़ना चाहता हूँ। तो मतलब बेटा, उनकी अम्मी भी बोली कि दूर रहेगा तो कैसे पढ़ोगे, कैसे कोई आएगा जाएगा और कैसे संभालेगा तुमको, कभी बाथरूम आ गया या कोई ऐसी बात हो गई, फिर खिलाना पिलाना कैसे होगा। तो ये हुआ कि नहीं मुझे बाहर ही, तो बाहर बोले तो चेंबूर, तो चेंबूर में कौन सा स्कूल, तो उन्होंने 1-2 स्कूल चॉइस किया, लेकिन लास्ट में उन्होंने स्वामी विवेकानंद का नाम फाइनल किया और उसमें मैं फॉर्म भरा, पहली लिस्ट में नाम आ गया। ओ, पहली लिस्ट में स्वामी विवेकानंद। किसमें, कौन सी स्ट्रीम के लिए? कॉमर्स। अच्छा, कॉमर्स के लिए। कॉमर्स के लिए जैसे ही फॉर्म भरे हम लोग, वहाँ पहली लिस्ट में उनका नाम आ गया। अब नाम आ गया तो उनको लाने ले जाना। अच्छा, एडमिशन वहाँ पे मिला, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है? जैसे जब आप लेके गए होंगे एडमिशन के लिए, एडमिशन वहाँ तो मैनेजमेंट देखा होगा। तो मैंने वहाँ जब मैनेजमेंट करके, वहाँ के जो चेयरमैन थी, दादी उनको बोला जाता था, वो थी, उनके पास सबसे पहले गए। तो उनसे जब बात हुई तो हमारे एक दोस्त भी साथ में थे, उनसे बात हुई तो उन्होंने बच्चे को देखा, तो ये नहीं कहा कि हमारे यहाँ एडमिशन नहीं होगा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि एडमिशन आप करा दो, लेकिन आपकी जिम्मेदारी रहेगी। हाँ। मतलब यहाँ रहेगा तो हम देखभाल करेंगे, लेकिन लाना ले जाना, वक्त पे पहुंचना, या इनको कुछ तकलीफ ना हो, सारी जिम्मेदारी माँ बाप की रहेगी। तो हमने कहा ठीक है, कबूल किया। तो चैलेंजेस जो है, एक देखिए यहाँ पे कितने चैलेंजेस है, लेकिन एजुकेशन के लिए जो डेडिकेशन है वो भी दिखता है जी। और एक ये भी चीज है, बच्चों के अंदर भी एक मतलब एक चाहत दिखती है जी। यानी बच्चों के अंदर पढ़ने की चाहत है, वालिदैन के अंदर पढ़ाने की चाहत है, और जो चैलेंज है वो चैलेंज को भी एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते गए। मतलब वहाँ पे उनका एडमिशन करा के आप उनको वहाँ पे लेके जाने लगे, और फरहत फिर 10वीं में फरहत आ गई, वो 10वीं में आ गई और ये 12वीं में चले गए। वो 11 के बाद वो 12 में चले गए। लेकिन जब वहाँ एडमिशन हुआ स्वामी विवेकानंद में, तो वहाँ की टीचर्स ने बहुत हेल्प किया। जो टीचर्स जितने थे वो उन्होंने बहुत, वहाँ की जो प्रिंसिपल थी गोले मैडम करके, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया और बाकायदा सारे क्लास के बच्चों को उन्होंने बोला। जो टीचर्स थी, जो वाइस प्रिंसिपल थी, जो क्या कहते हैं हेड टीचर थी, तो उन लोगों ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, और जो इनके साथ के बच्चे थे अगर वो बैठे थे वो भी कोऑपरेट करते थे। लेकिन यानी एक तो जो एक एटमॉस्फेयर चेंज हो गया जी, उर्दू जबान से पढ़े जी, उर्दू मीडियम थी जी, वहाँ पे इंग्लिश मीडियम हो गया जी,
उसके बाद में सब वहाँ पे कैसा था कि सारे लोग आते थे, अलग अलग जगह से लोग आते थे, लेकिन उसके बावजूद जो लोग आते थे, जो स्टूडेंट थे और जो टीचर फैकल्टी, टीचिंग फैकल्टी, सारे लोग लेकिन हमेशा कोऑपरेट करते थे। ऐसा कोई लम्हा ऐसा नहीं रहा कि जिसमें उनको ये एहसास हो, डिमोटिवेशन नहीं हुआ। हमेशा उनके लिए मोटिवेशन रहा कि लोगों ने हमेशा सपोर्ट किया, इस वजह से कि उनके अंदर पढ़ने का जज्बा। बिल्कुल। और वहाँ के बच्चे इतना सपोर्ट करते थे कि अगर किसी दिन फिरोज का दूसरी सेक्शन में जो सुबह वाले बच्चे थे वो कभी उनका बेंच अलग रख देते थे, तो जो बच्चे इनके साथ में पढ़ते थे जैसे ही आते थे उनका बेंच यहाँ लाके रखते थे, ये फिरोज का बेंच यहाँ लाओ, क्योंकि इनको थोड़ा चौड़ा जो जिसका वो रहता था उसमें बिठाते थे ताकि इनको कोई तकलीफ ना आए। ऐसे उसमें ऐसे ही बैठे रहते थे, तो फिर टेबल पकड़ के ऐसे खड़े रहते थे, फिर ऐसा पेन से ऐसा लिखते थे वहाँ। तो वहां भी हम ले जाते थे तो उनको छोड़ के चले आते थे। तो अब ये हुआ कि अब वहां लाए ले जाएं तो पैदल तो जा नहीं सकते, गोद में उठा के पैदल नहीं जा सकते, तो पहले ये हुआ कि भाई रिक्शे से लेके जाएंगे या बस से लेके जाएंगे, तो वो भी काफी दुश्वारी। फिर बाइक खरीदा गया, एक पुरानी बाइक मैंने खरीदा। तो मतलब बाइक इसलिए खरीदे क्योंकि बच्चों छोड़ने के लिए, मतलब उस तब तक बाइक नहीं, लेकिन बच्चे को लाने ले जाने के लिए मैंने एक पुरानी बाइक खरीदी और उस बाइक से उनको ले जाता था, वहां छोड़ता था, छोड़ के चला आता था, फिर अपना कुछ जो काम धंधा देखता था, मेरा काम करता था, फिर रिसर्च में जाता था उनको वहां खिलाने, फिर आता था काम धंधा करता था। काम कहाँ करते थे फिर आप? काम कहीं भी, चेंबूर, चिता के सोफे का काम, हाँ, तो कहीं भी करते थे। तो काम छोड़ के जाते थे, जैसे ही वक्त हुआ तो उनके लिए कुछ लेना खाने के लिए और पहुंच जाओ, 5 मिनट पहले पहुंचता था हमेशा, और उनको खिलाओ और खिला के आ जाता था। फिर छुट्टी से 5 मिनट पहले पहुंचता था। फरहत को फिर तो फरहत को उनकी मम्मी यहाँ संभालती थी। अच्छा, मतलब आप वहाँ से मतलब पूरा इन्वॉल्वमेंट आपको कंटिन्यू चल ही रहा था, यानी फरहत को देखती थी, उनकी अम्मी देख लेती थी, और आप जो है। जी बिल्कुल। और जब एग्जाम का समय आता था तो 4-4 घंटा, 5-5 घंटा हम लोग वहाँ बैठे रहते थे। इनकी मम्मी बैठी रहती थी, जब रहती थी मैं बैठा रहता था, जब तक एग्जाम शुरू हुआ और एग्जाम खत्म होने के बाद। और वहाँ के टीचर प्रिंसिपल ने कह दिया कि फिरोज का जब तक पेपर खत्म नहीं होगा, चाहे वो 6 घंटा लग जाए। अच्छा, यानी इनको एक्स्ट्रा टाइम मिलता था। एक्स्ट्रा टाइम तो महदूद, मतलब थोड़ा ही मिलता था, 1 घंटा 1.25 घंटा ऐसा मिलता था, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक पेपर ना ये कर लें। लेकिन वो रात हो जाती थी, 7 बज जाता था, 7:30 बज जाता था, लोगों को बैठे रहते थे। दिमाग में नहीं होता था, मतलब एक टेंशन होता है कि मुझे काम भी तो करना पड़ेगा क्योंकि मुझे घर संभालना है ना, मतलब एक प्रेशर होता है ना दिमाग में कि मैं जा रहा हूँ, मुझे फिर रात में जो है मुझे घर में कुछ लेके जाना है पैसे, तभी तो अगले दिन का काम चलेगा, तो और उसमें वक्त देना, मतलब वो कैसे हालात से। तो वो अब ये था कि मैं चला जाऊँ काम अपना देखने, तो फिरोज बैठा एग्जाम दे रहा है, तो कहीं ये ना फील करे कि यहाँ कोई नहीं है मेरा, तो इसलिए हम बैठे रहते थे, किसी कोई जरूरत पड़ जाए बाथरूम वगैरह का। और उनको राइटर मिलता था। अच्छा, राइटर का क्या काम होता? वो लिखते, वो ये बेटा मेरा बोलता था, वो लिखता था। पहली बार जब राइटर मिला तो फिरोज ने कहा राइटर से कि जितना मैं बोलूंगा उतना ही लिखना। अच्छा, अपने दिल से एक शब्द भी नहीं लिखना, एक वर्ड नहीं लिखना, मैं बोलूंगा उतना ही लिखना, चाहे मैं गलत बोलूं चाहे सही बोलूं। तो राइटर वही लिखता था जो ये बोलते थे। तो इसलिए 11वीं का एग्जाम हो गया, 11वीं में मतलब आ गया रिजल्ट, पास हो गए। अब 12वीं में फिर वही स्वामी विवेकानंद में, अब फिर वही लाना ले जाना सब चलता रहा। लेकिन हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारा। हिम्मत इसलिए नहीं हारा कि यही सोचते थे कि जब रिजल्ट आता है तो हम लोग कितना खुश हो जाते, मतलब वो जो खुशी इनाम मिलता था, हमें इनाम मिलता था, मतलब वो आप बयान नहीं कर सकते, बयान तो कर ही नहीं सकते कि जितना मेरी वाइफ ने मेहनत किया, हमने मेहनत किया, हमारे रिश्तेदारों ने मेहनत किया, वो बयान नहीं कर सकता। पर यह है कि इनाम अच्छा मिलता था। अब फरहत जब 10वीं में गई, उनकी पढ़ाई तब ये 12 में गए, वो 10वीं में गए। तो जब दोनों के रिजल्ट आए 12वीं के, तो 12वीं में नहीं, तब 12वीं में जब प्रीलियम का एग्जाम हो गया स्वामी विवेकानंद में, तभी प्रीलियम का एग्जाम जिस दिन खत्म हुआ उसके दूसरे दिन ही फिर उसकी तबीयत खराब हो गई।
ये मतलब फाइनल एग्जाम से पहले वाले प्रीलिम में। हाँ। तब तबीयत खराब हुई मीन्स क्या हो गया? खराब सर्दी हो गया। सर्दी। हाँ। ओके सर। तो हम लोगों ने ये सोचा, उनकी मम्मी ने सोचा कि शायद सर्दी का जनवरी था, तो वो बोले कि टोपा ओपा लगा के जाया करो, कान वान बंद रहे, ऐसा ना हो सर्दी हो जाए। तो बोली शायद इसीलिए सर्दी हो गया सब कुछ, तो मेडिसिन वगैरह लिए। लेकिन तीसरे दिन ज्यादा तबीयत खराब हुई और घर में ही इंतकाल। यानी सर्दी हुई। हाँ। फिर वो दवा मतलब अपने लोकल डॉक्टर से ले रहे थे। जैसे मतलब जैसे चलता है कि सर्दी बुखार कुछ बहुत ज्यादा नहीं था, वैसे सर्दी कैसे हो जाती है वैसे ही था। हाँ, तो डॉक्टरों से दवा वगैरह लिया तो बहुत ज्यादा फिर भी नहीं था, आराम था। लेकिन अब उनको ऐसा लगा कि बलगम वगैरह है सीने में या कुछ, तो ये तकलीफ हुई और वो इंतकाल कर गए। एक चीज बताना भूल गया मैं आपको जी। एक चीज ये है कि स्वामी विवेकानंद एक मैथ की टीचर थी, मैथ पढ़ाती थी। वो अनुशक्ति नगर में रहती थी, BRC के अंदर। वो उनको वहां पढ़ाती थी। तो जब एग्जाम का वक्त आया प्रीलियम का, तो प्रीलियम से लेके और लास्ट एग्जाम तक उन्होंने कहा था कि मेरे घर पे लाना, मैं पढ़ाऊंगा। तो पढ़ाते थे। तो मैं BRC के अंदर उनको लेके जाता था रात में। और टीचर पढ़ाते, और रात को पढ़ाते थे, मैं वहीं नीचे बैठा रहता था। और जब वो पढ़ा रात को 9 बजे तक, तो फिर मैं वहां से लेके आता। तो उसके बाद में अब फिरोज का इंतकाल हो गया। मतलब ये एक हादसा ही है, बहुत मतलब इतना बड़ा हादसा था जी। मतलब जो अल्लाह की मर्जी, जो जितनी जिंदगी। लेकिन उस वक्त में फरहत के फिर 10वीं के भी एग्जाम। हाँ, तो फरहत का 10वीं का एग्जाम आना था, मतलब वो था ही समझो, शुरू होना था। और ये हादसा हो गया तो फरहत ने बहुत टेंशन लिया। फरहत को बहुत दुख हुआ। तो हम लोगों ने उनके लिए खेलने कूदने के लिए, जैसे मैं एक चीज यहाँ पे बीच में ये जी, जैसे उनके साथ जो खेलना कूदने के लिए, वो तो बैठे बैठे ही जो भी खेलना था जी, तो भाई बहन दोनों का ही ज्यादा अटैचमेंट जी। तो मैं आपको बताना भूल गया, ये जब उनको खेलने के लिए हमने, वो बोलते थे हमारे लूडो लेके आओ, लूडो लेके आए। फिर एक गेम आता है, ऐसा करते थे, टीवी में दिखता था, तो चिड़िया उड़ती थी, उसको ऐसा मारते थे, तो वो बोले लेके आओ, वो लेके आया। उन्होंने कहा हम घर में क्रिकेट खेलेंगे। अच्छा। हाँ, हम घर में महफूज के साथ क्रिकेट खेलेंगे, अब हमारे लिए क्रिकेट का इंतजाम करो। मतलब बैट, हाँ, बैट और वो क्या कहते हैं, स्टंप, सारी चीज का इंतजाम करो। अच्छा। तो हमारे एक दोस्त थे, लकड़ी का काम करते थे, कारपेंटर थे, उन्होंने हमें वो स्टैम्प बना के दिया। अच्छा। 3 लकड़ी। हाँ। ऐसा नीचे एक लकड़ी चौड़ी, उसी में तीनों लकड़ी फिक्स किया, और 2 ऊपर रखने के लिए ये क्या बेल्स वगैरह, हाँ बेल्स, वो सब बनाया और बोले लेके जाओ। वो लाके दिया, बॉल लाके दिया, बैट लाके दिया। अच्छा, बैट सिर्फ, तो बैट भी तो ऑर्डर करना? नहीं, बैट वो प्लास्टिक का यूज। अच्छा, प्लास्टिक का बैट। तो वो दोनों घर में, दोनों खेलते थे घर के अंदर, 10 बाई 10 का घर इतना बड़ा। हाँ। उसके अंदर खेलते थे। तो फिरोज जितना बॉल मारता था, अगर वो बाहर होता तो फोड़ जाता। अच्छा। हाँ, तो बहुत, हाँ, लेटे लेटे। अच्छा, मतलब लेटे लेटे पंखे में लगता था। हाँ। दीवार में लगता था, कभी गली में चला जाता। अच्छा, ये ऐसा खेलता है, आमतौर पर देखते हैं कि पेरेंट्स बहुत गुस्सा करते हैं। हाँ। बच्चे लोग जब घर में खेलते हैं, तो आप लोग को गुस्सा? हम लोगों को तो मतलब गुस्सा होता था, खुशी होती थी? खुशी होती थी। अच्छा, मतलब वो जितना खेलता, मतलब यहाँ आप लोगों ने ये कि जो अल्लाह ताला ने जो भी दिया, आपने उसको मतलब बिल्कुल कबूल किया। जी, बिल्कुल कबूल किया। बॉल खेलते थे, घर में किसी बर्तन में लग गया, किसी चीज में लग गया, नुकसान हो गया, एक लम्हे के लिए ऐसा उनकी मम्मी को लगा या मुझे लगा कि अरे ये चीज खराब हो गई, लेकिन फिर लगता है मेरा बाबू खेल रहा है। तो मतलब फिर कुछ नहीं, भूल जाते खेलो। मैं तो आज तक घर में बोल दिया था कि नुकसान कुछ भी हो जाए, कभी बोलना नहीं, चिल्लाना नहीं। फिर उनका इंतकाल हो गया 2008 में, जनवरी में। और फिर फरहत के लिए बड़ी जिम्मेदारी हो गई, और वो तो मतलब वो टेंशन लेके कैसा कैसा उन्होंने एग्जाम दिया। उनका सेंटर लगा इधर विवेकानंद पहली पाड़ा में स्कूल है, वहाँ पे सेंटर लगा, उन्होंने एग्जाम दिया। बहरहाल उनका भी रिजल्ट माशाल्लाह फिरोज से भी अच्छा। फरहत ने भी मतलब ज्यादा डिस्टिंक्शन के अबव ली थी। हाँ। कितना आया था फरहत का? 74
4 कुछ आया, मतलब इनसे कुछ ज्यादा ही था। हाँ, तो फिर फरहत भी 11th में उनका फिर आइडियल में लिखाया गया। अच्छा, फरहत का आइडियल में हमने कि भाई अब हम लोग को बहुत सदमा था, थोड़ा दूर आना जाना है, तो आइडियल में लिखाया गया उनका साइंस में। उन्होंने कहा हमें साइंस में एडमिशन दिला दो, तो साइंस में लिखाया गया, साइंस में वो जाने लगी। 11th में उनका भी मुझे लगता है कि छमाही का एग्जाम खत्म हुआ था। मतलब नहीं, आने वाला था छमाही का एग्जाम 11वीं में। 11वीं। अच्छा, फरहत ने किस में एडमिशन लिया था? साइंस में। अच्छा, फरहत ने साइंस में जी, जबकि जो फिरोज था उसने कॉमर्स में लिया। तो साइंस में इन्होंने एग्जाम लिया, छमाही का एग्जाम हो गया था या होने वाला था, ऐसा कुछ था। फरहत की भी तबीयत खराब हुई ठीक बाबू के 8 महीने के बाद। अच्छा, यानी ज्यादा सितंबर ऐसा कुछ था शायद, तो उसमें तबीयत खराब हुई। और ये ठीक ईद के दिन, हाँ, ईद उल फित्र के दिन, रमजान ईद 2008 में। हाँ, 2008 में। अच्छा, 8वीं में। हाँ, 8वीं में। एक दिन पहले तबीयत खराब हुई, ईद के एक दिन पहले। और काफी मतलब हम लोग खुश थे, ऐसा कुछ नहीं कि फिरोज नहीं है, तो अभी हम लोग खुश थे कि फरहत तो है इनको देख के। और फिर 2005 में हमारी एक बच्ची पैदा हो गई थी, उसका नाम कनीस फातिमा जी, सिदरा जिसको प्यार से सिदरा बोल रहे हैं। तो उसको देख के और थोड़ा सा मन, हाँ, वाइफ उनकी मम्मी का, मेरा सबका, कि भाई चलो, वो तंदुरुस्त थी, हाँ, वो माजूर नहीं थी, माशाल्लाह अभी भी है, पढ़ रही है जी। तो वो अच्छी थी, तो उसको देख के थोड़ा लोगों ने समझाया, रिश्तेदारों ने समझाया कि इनको देख के तसल्ली रखो और अपना मन बड़ा करो। तो ईद के दिन मैं जब नमाज ईद उल फित्र अदा करके गया, तो शीर खुरमा वगैरह तैयार था, और फरहत वही नया नहा के और नया कपड़ा पहनी थी। फरहत को उनकी मम्मी ने नहला दिया और नया कपड़ा पहना दिया, और मैं पहुंचा यहाँ से। मेरे पहुंचने के बाद लगभग वही 10 साढ़े 10 बज गया था, सुबह के 10:30 बज गया। फरहत की तबीयत कुछ ज्यादा खराब होने लगी, तो मैं लेके गया, डॉक्टर अमीन रहते थे यहाँ, हाँ, उनके पास मैं गया लेके। तो उन्होंने कहा कि इनको चेंबूर लेके जाओ। यानी इनको तबीयत जो बिगड़ी, कुछ पता चला क्या हुआ था? सर्दी हुआ था इनको, तो फिर इनको चेंबूर लेके जाओ। मैं वहीं से रिक्शा पकड़ा और इनको बोला मैं चेंबूर लेके जा रहा हूँ। कोई और तो था साथ में मेरे, लेकिन याद नहीं, ध्यान में नहीं कौन था। तो चेंबूर लेके गया शीतला नर्सिंग होम में, हाँ, वहां पे इनको एडमिट किया, और डॉक्टर ने अपना जो था प्रोसीजर पूरा किया। लेकिन फिर 1-2 घंटे, मतलब जैसे डॉक्टर ने अपना प्रोसीजर पूरा किया, तो फरहत को थोड़ा आराम हुआ, और जैसे रिक्शे में बिठाया यहीं से आराम हुआ। बोले कि अब्बू मुझे आराम हो रहा है। तो मैंने बोला ठीक है। वहां लेके गए, तो रास्ते में बात करते हुए गए, यहाँ से सीधा कैंप से बात करते हुए गए। फिर जब वहाँ हॉस्पिटल में गए, तो उन्होंने जो भी ऑक्सीजन वगैरह कुछ भी था वो सब लगाया, भाप के लिए, बलगम के लिए, कफ के लिए वो लगाया। तो थोड़ा आराम हुआ। तो उनके मम्मी का फोन आया, तो बोले बहनी से बात कराओ। तो बोला बहनी बात करोगी? तो बोले हाँ लाओ। तो बहनी फरहत, अच्छा, प्यार से बहनी बोले, हाँ। तो फरहत बात करी? बोले हाँ। तो बात करी, तो बोली अम्मी आप टेंशन मत लो, मेरी तबीयत ठीक है, और इंशाल्लाह मैं आ जाऊंगी जल्दी, आप टेंशन मत लो। लेकिन फिर उसे तुरंत 10 मिनट के बाद इंतकाल। अच्छा, मतलब बात की जी, से बात हुई उनकी जी, और उसके 10 मिनट के बाद इंटरनेट। उस वक्त आप साथ में थे? मैं साथ में था। और कौन था? और कोई नहीं था। अच्छा, आप ही थे जी। फिर बाद में सब लोग गए, लेकिन ठीक ईद उल फित्र के दिन, हाँ, मतलब ईद का दिन था, और ईद के दिन एक तरफ इतनी बड़ी खुशी, और एक तरफ इतना बड़ा गम था। लेकिन ये चीज देख रहे हैं कि पढ़ाई आज के दौर में बहुत जरूरी है जी, और कई तरह के तकलीफों से लोग जूझते हैं जी, और कई बार लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, या फिर ऐसा है कि कई जगह पे ये देखते हैं कि वो हिम्मत तक हार जाते हैं जी। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो मामला रहा, और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने देखा इन बच्चों को, उनके साथ में जो लोग क्लासमेट थे, टीचर्स थे, यानी जहाँ पे आपको सिर्फ मेहनत ही करना है जी,
लेकिन आप लगातार लगे रहे। तो ये जो मोटिवेशन आपको कैसे आता था, मतलब एजुकेशन को लेके, ये मुझे बताएं। जब वो 10वीं का एग्जाम हुआ और उस वक्त मीडिया वाले हमारे घर आने लगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हाँ। प्रिंट मीडिया सब आने लगे। तो मीडिया वालों ने हमसे कहा, वो लोग पूछने लगे कि आप यहाँ तक कैसे पढ़ाए। हाँ। वो मीडिया वाले ने कहा कि एक इम्तियाज खलील साहब थे, ईटीवी के रिपोर्टर थे, वो भी आए थे, उन्होंने दिखाया दौर में जब फिरोज की 10वीं। जी। तो फिरोज ने जब 10वीं कंप्लीट किया तो उसके बाद वो भी आपका इंटरव्यू करने के लिए आए थे। तो बहुत सारे लोग आए थे, मिड डे वाले आए, और मिड डे फर्स्ट पेज पे आया था, पूरा फर्स्ट पेज। तो उन्होंने कहा हम लोगों से कि आप लोग ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए सोचा कैसे। हाँ, सही बात है। और क्योंकि लोग ऐसे बच्चों को तो रोड पे बिठा देते हैं भीख मांगने के लिए। सही बात है। और उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों को हमने देखा नहीं आज तक पढ़ते हुए। हाँ, नहीं देखा कि माँ बाप इतना करते नहीं कि कुछ नहीं ये कर सकते तो कैसे पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ेंगे। बात वहाँ पैसे की नहीं थी, हाँ, बात हिम्मत की थी। सही बात कि वाइफ और हम 2 लोग और हमारे रिश्तेदार। यहाँ पे मैं हमेशा बार ये बताना चाह रहा हूँ कि अजीम भाई जो है उन्होंने भी 8वीं तक पढ़े जी, और जहाँ तक मुझे लगता है कि उर्दू मीडियम से पढ़े। और जो इनकी वाइफ है वो भी जो है मतलब ज्यादा नहीं पढ़े थे, वो भी प्राइमरी 5 क्लास तक जी, 5th स्टैंडर्ड उन्होंने भी पढ़ाई की जी। उसके बावजूद मैं देखा कि आप जो थे एजुकेशन को लेके हमेशा काफी सिंसियर थे जी। अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या बता रहे थे कि तो मैं ये बता रहा था कि जब लोगों ने कहा कि कैसे पढ़ाया आप, हाँ। आपको कैसे हिम्मत मिली, तो सबसे पहले तो ये बताऊं कि उनको मैंने कुरान पढ़ाया, कुरान खत्म किए दोनों बच्चे। कुरान वो पढ़ते थे? हाँ, घर में पढ़ते थे। तो वो कौन पढ़ाते थे? वो हम पढ़ाते थे, हमारी वाइफ पढ़ाती थी। आप खुद ही पढ़ाते? हाँ, कुरान पढ़ाते थे। तो वो कुरान पढ़े दोनों और बाकायदा सूरे याद किए, कलमा याद किए, दुआएं याद की। तो ये सब होने के बाद जब मीडिया वालों ने कहा कि ऐसे बच्चों को तो बिठा देते हैं भीख मांगने के लिए, तो आप लोगों के अंदर हिम्मत कैसे हुआ। तो हमने कहा कि अगर देखा जाए तो दुनिया में सब कुछ पैसा नहीं है। दुनिया के अंदर बहुत सारे माँ बाप हैं जिनके बच्चे तंदुरुस्त होते हैं, अच्छे खासे होते हैं, चलते फिरते हैं, खेलते कूदते हैं, वो बच्चे नहीं पढ़ते। घर के हालात खुशहाल होते हैं, सब कुछ रहता है, पैसा रहता है, दौलत सब कुछ, वो बच्चे नहीं पढ़ पाते और उनके माँ बाप के अंदर उतना जज्बा नहीं होता। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर ये वीडियो जो हजरात भी देख रहे हैं, मैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि कभी भी आपका बच्चा मतलब अच्छा है, तंदुरुस्त है या कोई कमी है, तो कभी ये सोचो मत कि हमारा बच्चा ना पढ़े या नहीं पढ़ पाएगा। बच्चे को पढ़ाने में जी जान लगा दो, पूरी कोशिश करो, कोई चीज आड़ में ना आवे, अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ। क्या लगता है आपको, एक पॉजिटिव माहौल अगर घर में रखा जाए जी, तो उससे जो है बच्चों की जो पढ़ाई में मदद मिलेगी, क्या लगता है आपको? अब बच्चों को पढ़ाई के लिए मैं एक चीज और बता दूं आपको कि 10 बाई 10 के घर में कोई बच्चा पढ़ रहा है, 2 बच्चे माजूर हैं और दोनों पढ़ रहे हैं और उसमें घर वाले भी हैं, उसी में खाना भी बन रहा है, उसी में कपड़ा भी धुलाई जा रहा है, घर की सफाई भी हो रही है, तो बच्चे कितना डिस्टर्ब होंगे। उसके बाद में भी उन्होंने तो घर में हमने एक माला बनाया था, तो बच्चे हमारे माले पे, वो माला जो लकड़ी का जी, आपने भी देखा, तो वो माले पे वो चले जाते थे और मैं कहता हूँ पूरी रात वो याद करते थे, सब सो जाते थे और ये पढ़ते रहते थे। इनकी अम्मी बोलती थी कि बेटा मैं चाय बना के रख देती हूँ, जब तुम बोलोगे मैं गरम करके। अरे मतलब ये तो बात रह गई, मतलब यानी वो पढ़ते थे बच्चे रात में, तो जो अम्मी रात में भी है इनकी उनके लिए फिक्र बन रही थी, चाय बना के रखती थी। अच्छा, चाय बना के रखती थी क्योंकि वो यहाँ पे मामला ये था कि वो चाय उठा के ले भी ले भी नहीं सकते। अब यानी अगर वो आवाज दे तो मतलब इतना बेदारी से सोती थी,
बेदारी से क्या, अगर कहीं एक तिनका ऐसे आवाज खुर से आवाज आई तो उनकी आंख खुल, मेरी नहीं खुलती थी, उनकी अम्मी की आंख खुल जाती थी। और वो मतलब हर वक्फे वक्फे पे उनको चाय गर्म करके देती थी, भले वो पिए या ना पिए या एक घूंट पिए, लेकिन चाय उनके सामने जाती थी, ताकि मेरा बच्चा ये न लगे कि अगर मैं अच्छा होता तो मैं ये खाता वो मतलब पीता। उसके लिए भी ज्यादा ख्याल और एक्स्ट्रा केयर की। और एक्स्ट्रा, और जोर जोर पढ़ते थे, वो पूरी गली में आवाज जाती थी। जब वो एक वो जबानी याद करते ना, क्या कहते हैं, हाँ रिवीजन करते थे, तो वो याद करना उनको ये कहते थे कि मैं याद करूंगा चाहे सुबह हो जाए, क्योंकि कल यही मेरा पेपर है और मैं पूरा पेपर याद करके जाऊंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जाते थे, दूसरे अच्छे बच्चे उतना नहीं लिखते थे जितना ये लिख के आते थे। और अच्छा, ये जो है मतलब गरीब फैमिली भी रहते हैं बहुत सारे, क्योंकि हम लोग जिस बस्ती में रहते हैं या मुंबई शहर में भी एक बहुत बड़ी आबादी जो बस्ती है स्लम से, गरीब लोग रहते हैं, पढ़ाई के लिए जूझते रहते हैं जी। कई तरह तरह के मसले आते हैं, कभी किसी के लिए फीस के मसले होते हैं, बुक के मसले, अलग अलग मसले होते हैं। लेकिन इन तमाम मसलों को देखते हुए भी आप ऐसे पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे कि बच्चों की तालीम के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, ये बताएं। बस मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि आप भले ना पढ़े हो, माँ बाप भले पढ़े ना हो, कम पढ़े हो ज्यादा पढ़े हो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने में कोई कसर मत रखो। ये अगर मुझे तो ये नहीं था कि मेरा बच्चा बड़ा होगा तो कमाएगा, हाँ। तो मुझे फायदा मिलेगा, मेरी तकलीफें दूर हो जाएंगी, मेरे पास पैसा आने लगेगा, तो ये ऐसी तो कुछ लालच थी नहीं, क्योंकि वो बड़े होकर भी पढ़ते थे जो भी, लेकिन वो क्या करते थे वो नहीं पता, या दुनिया में कब तक रहते थे। डॉक्टरों ने कहा था इनकी उम्रें कम होती हैं। अच्छा, यानी जब बच्चे की पैदाइश हुई थी तभी ये कह दिया। हाँ, तो जब भी डॉक्टर मिलते थे तो वो बोलते थे कि ऐसे लोगों की उम्र कम होती है, मतलब वो ऐसे बोल देते थे। हाँ, सीधा जब सीधा, तक मतलब कैसा वो आपको कहीं ना कहीं तो हर्ट तो करता होगा जी। तो लेकिन अब हमको थोड़ी ये पता था, हमको तो पता था कि हमारा बच्चा अच्छा खासा है, हंस रहा है और खा रहा है, पी रहा है, पढ़ रहा है, तो ये तो 50 साल भी रह सकता है, 60 साल भी रह सकता है, जितनी जिंदगी रहेगी रहेगा। तो ये कहने का मतलब मुझे तो कोई लालच नहीं था, फिर भी मैं इतना मेहनत किया। हम लोग गर्मी सर्दी बारिश, पैसा हो ना हो, कोई चीज की दुश्वारी नहीं, बच्चों को कभी जाहिर नहीं होने दिया। उनका कपड़ा जब बनवाता था तो ईद में 5-6 जोड़े से कम नहीं बनवाता था, कि बच्चों को ये महसूस ना हो कि दूसरे बच्चे इतने पहन रहे हैं बार बार अच्छा अच्छा कपड़ा पहने, मेरे पास नहीं है। तो अच्छे से अच्छा कपड़ा बना, अच्छे से खिलाना, अच्छे से रखना। और जब मैं एक चीज और बता दूं, जब मैं स्वामी विवेकानंद में कोई भी स्कूल में गए हो, स्वामी विवेकानंद स्कूल की बात करता हूँ, तो टीचर्स उनको किस करती थी जब आती थी। अच्छा, मतलब उतना मतलब अफेक्शन, इतना वो साफ सफाई में रहते थे। अच्छा, इतना साफ सफाई, इतना अच्छा, इतना प्यारा, मतलब उनका सब कुछ था कि टीचर आती थी उनको किस करने पे मजबूर हो जाती थी। बहुत यानी ये है कि अगर आप पढ़े लिखे ना हो या घर के अगर माली हालात से भी आप जूझ रहे हो, तो एक जज्बा जरूर रखें कि बच्चों को पढ़ाने में कोई कमी ना रखें जी, कोई कसर ना रखें, पूरी मेहनत करें, पूरी कोशिश करें, ताकि बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ें। इस तरह से अजीम भाई ये बता रहे हैं। नाजरीन, हमारे साथ अजीम भाई बात कर रहे थे, उन्होंने सारी जो है मतलब एक जर्नी बताई कि किस तरह से उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, और अभी एक बेटी है, उसकी जो है पढ़ाई चल रही है, उसको पढ़ा रहे हैं। सिर्फ उस सिलसिले में सिर्फ एक चीज पूछना चाहूँगा, एक छोटे से बात पूछना चाहूँगा, वो क्या पढ़ाई कर रही है ये बता दें। अभी बीएससी कर रही है। तो यानी वो बीएससी कर रही है, वो जो भी बनना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे, या अल्लाह ताला उनके जो ख्वाब है और अल्लाह ताला उनको पूरा करे। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये गुफ्तगू पसंद आई होगी। हमारे चैनल पर इसी तरह के इंटरव्यूज, गुफ्तगू और ख़बरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।